योग को समझने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त को विभिन्न वृत्तियों में बदलने से रोकना ही योग है। योग को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि चित्त और ये वृत्तियां है क्या चीज़। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि योग क्या है और योग के महत्व क्या हैं। आप योग की सारी व्याख्या सीख जाएंगे और पता कर पाएंगे कि योग जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये चित्त और ये चित्त में होने वाली वृत्तियाँ क्या चीज़ हैं। जैसे कि मानो ये मेरी आँख हैं, पर आपको बता दूं वास्तव में आँखें नहीं देखती। यदि हमारे दिमाग में स्थित देखने की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए तो हमारी आँखें नहीं देख पाएंगी। भले ही तुम्हारी आँखें सही हों, आँखों की पुतलियाँ भी सही सलामत हों और आँखों के ऊपर जिस छवि के पड़ने से दिखता है वह भी रहे, फिर भी आपकी ये आँखें देख नहीं सकती। इससे समझ में आता है कि आँख देखने का एकमात्र यंत्र ही है। आँख बस हमारे शरीर में देखने का यंत्र मात्र हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम अपनी आँखें खुली रखकर सो जाते हैं। वस्तु का चित्र आँखों पर बना हुआ है और अब तो दिमाग में देखने की शक्ति भी है, परंतु एक चीज़ नहीं है जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह है मन। मन को इन इंद्रियों के साथ संयुक्त रहना जरूरी है, तभी हम देख सकते हैं। हमें प्रत्येक अनुभव क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यंत्र जैसे कि आँख, उसके बाद दिमाग वाली इंद्रियां, तीसरा होता है मन, ये रहना जरूरी है। उसके बाद मन के बाद भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। मन में उत्पन्न हुई संवेदना इसे बुद्धि के सामने लाती है और फिर बुद्धि में प्रतिक्रिया होती है और फिर इस क्रिया को आत्मा के सामने लाया जाता है। तब इस चीज़ के मिश्रण से एक वस्तु के रूप में व्यक्ति उस चीज़ का अनुभव करता है। उसके बाद जो ये सारी क्रियाएं हुई हैं उससे जो मन में तरंगे उठती हैं उसको कहते हैं हम वृत्ति। अब प्रश्न आता है कि ये विचार क्या चीज़ है, कि जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, जो भी प्रकृति में चल रहा है, उसको जो हमारा चित्त है वो शक्ति के रूप में प्रकृति के भंडार से थोड़ा सा संचित कर लेता है और उसको विचार के रूप में वो बाहर भेजता है। यह जो विचार की शक्ति हमें खाने से प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थों के जरिए हमें शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, जो तुम्हारे अंदर मन है ना, वो चेतन नहीं है। चेतन का मतलब है कि सोच कर चलना, मन की इच्छाओं द्वारा चलना। लेकिन जो मन है ना वो चेतन सा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो मन है ना वो भी तुम्हारे अंदर एक यंत्र ही है, आँखों की तरह एक यंत्र है। वह अपनी इच्छानुसार चेतन आत्मा द्वारा चलाया जा सकता है और जो चेतन आत्मा है वो तुम्हारे मन के बहुत पीछे है। मानो कि आप जैसे इस वीडियो को ही ले लो। इस वीडियो को जैसे आप बाहर से देखते हैं, इसका टाइटल या इसका थंबनेल जो आपने देखा उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। बाहर से देखने पर इस वीडियो का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वह केवल संकेत देने वाला कारण मात्र है। भाई बाहर से देखने पर आप इस वीडियो के अंदर क्या है ये थोड़ी पता लगा सकते हो, नहीं ना। तो इसलिए वो जो टाइटल है, वो थंबनेल है, वो एक संकेत मात्र है। अब जैसे इस वीडियो का रूप, हाथी का रूप, मनुष्य का रूप बाहर से कोई भी अस्तित्व नहीं रखता। हम जो भी कुछ जानते हैं वो बाहर से संकेत होने वाली हमारी मन की प्रतिक्रिया यानी कि बुद्धि की प्रतिक्रिया मात्र है। उदाहरण के लिए समझाता हूँ। माना कोई मोती की एक सीप है। तुम लोग जानते ही हो कि मोती कैसे पैदा होता है। कोई कीटाणु सीप में घुस जाता है। जब वो कीटाणु सीप में क्षोभ उत्पन्न करता है या कि उसको सीप को काटने लगता है तो उसमें वो जो सीप होती है वो कीटाणु के चारों ओर एक एनामेल नाम का जो लेप है वो डालने लगती है। बस उसी से मोती तैयार होता है। तो जो ये सारा जगत है जिसे हम अनुभव करते हैं वह उसी एनामेल लेप के समान है। यथार्थ जो जगत है वो केंद्र के रूप में कीटाणु रूप में है। सामान्य मनुष्य इसे कभी नहीं समझ सकता और जब जब मनुष्य इस रूप को समझने की कोशिश करेगा तो उस मोती के जो एनामेल लेप की तरह वो जगत के उसी ऊपर के लेप को देखेगा। अब हम समझे कि वृत्ति का सच्चा अर्थ क्या है। मनुष्य का जो असल स्वरूप है वो मन के भी परे है। मन तो
उसके हाथों एक यंत्र मात्र है जो यूज हो रहा है। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी योग की ही क्रिया है, ये सब योग के ही रूप हैं। अब इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। जैसे कि हम लोग सरोवर के तल को नहीं देख सकते, क्योंकि जो उसकी सतह है वो छोटी छोटी लहरों से ढकी हुई होती है। उसके तल को देख पाना संभव नहीं होता। जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए तो शायद ही आप उस सरोवर की तल को देख पाएं। परंतु यदि पानी गंदा हो तो वह उस समय भी दिखाई नहीं देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें यदि एक भी लहर ना हो तो हम उस सरोवर की तल को अवश्य देख पाएंगे। तो ये जो हमारा चित्त है उसी सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली है। प्रवृत्तियाँ मानो उसमें उठने वाली लहरें हैं। तो जब आपका मन शांत और गंभीर अवस्था में हो जाता है, उसमें उठने वाली समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं और आपके मन का जल निर्मल हो जाता है। तब आप अपने मन के पीछे झांक सकते हैं और अपने मन को अपनी चेतनमयी बुद्धि के द्वारा चला सकते हैं। तो मन का शांत होना कोई जड़ अवस्था नहीं है, जड़ यानी कोई निर्जीव अवस्था नहीं है, बल्कि यह तो तीव्र क्रियाशील अवस्था है। शांत होना शक्ति को पा लेने का समझो। शांति को आप मंद बुद्धि या आलस्य मत समझ बैठना। शांत मनुष्य वह है जो मन की इन लहरों को अपने बस में लाने में समर्थ हुआ है। योग में मन अपनी पवित्र स्थिति में बार बार आने की चेष्टा करता है, परंतु जो आपकी इंद्रियां हैं उसे बाहर खींचे रखती हैं। उसी चीज़ को मारना है, उसकी बाहर जाने की जो प्रवृत्ति है उसे रोकना है और उसे लौटाकर उस चेतन पुरुष के पास ले जाना ही योग है। यही योग की उपलब्धि है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्राणियों में चित्त रहता है, लेकिन केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि के रूप में विकसित कर पाते हैं। जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता है तब तक उसके लिए आत्मा की मुक्ति करना संभव नहीं है। और यह सब बस हमारी प्राचीन विद्या योग शास्त्र से ही संभव है। यही योग की संपूर्ण व्याख्या है। योग मनुष्य में बुद्धि के विकास के लिए ही किया जाता है और जो योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करता है वह अपने चित्त को बुद्धि रूप में विकसित कर लेता है। तो दोस्तों, बस इतना ही बताना चाहूँगा और कहूँगा कि आप भी इस योग को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में उतारें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाएं और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।